शांति भव। और इधर ध्यान दीजिए, पहला सवाल बताइए, सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष का पूजा सर्वमान्य था सबसे ज्यादा? जगह से पूछेंगे वह बताएगा। मानसी से पूछ रहे हैं, खाली वही बताएगी। बताओ मैया, इसिस कहाँ के देवता थे, किस सभ्यता के? मिस्र के। ठीक। मिस्र किस नदी के किनारे? नील नदी किनारे है। पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसको आज के किस भगवान से जोड़ा जाता है? शिव जी से। पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? ठीक। मेलुआ और सुमेर के बीच दो व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? हाँ, ये बता दो तक जाने के लिए। मेलुआ और समरीन के बीच दो सुमेर न है, सुमेर के बीच व्यापारिक केंद्र दो को कौन कौन से थे? पता है जी? पता है जी? नहीं पता है? कौन है जी? आओ। दिलमुन और मंगान। मगान को आज किस नाम से जानते हैं? दिलमुन को हेलो हाय। टीन और तांबा मिलकर कौन सा धातु बनता है? अरे बोलिए, पता है तो हाँ, न तो न। आप ही से पूछ रहे हैं, कुछ नहीं ना पता है बस। तो उसके बाद हमको भी पता है कि आगे क्या पता है। बताइए आप, नाच करती हुई एक लड़की का कांसे का मूर्ति कहाँ से मिला है? ठीक। ओके। तीन मुख वाला और दो सिंग वाला चित्र कहाँ से मिला है? तीन गो मुंह था, दो गो सिंग, और का पाऊ जानवर के फोटो मोहनजोदड़ो से। मजदूरों की बस्ती कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली? तू बोलो, काम सुन लियो। मोहनजोदड़ो बोली था। मोहनजोदड़ो, हाँ जी, किचन हुदरो का ही था। थोड़ा सा ज्यादा जाना है इधर, तो चहुंदरो करा है। चलिए बात खत्म कीजिए। और आज जो बच्चे गायब हैं उसका मुख्य कारण कल के पार्टी ओवरडोज, घुमारी मार ले है, ढेर का पीले नहीं हो साहब। तो आज आपका चैप्टर जो है एकदम बहुत छोटा है। ऐसे हमको तो उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था, नहीं कर पाए थे। 7 गो पेज है, 6 गो, 10-15 मिनट क्लास है। कल आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इस ऑब्जेक्टिव हमको आज करवाना चाहिए था, लेकिन कल ऐसा में फंसे कि ऑब्जेक्टिव लिख नहीं पाए हैं, तो इसलिए कल आप लोगों को करवा देंगे। कोई दिक्कत ना है, ठीक है ठाक चल रहा है सिलेबस। शुरू होने से पहले ही बताइए, सबसे बड़का भैया के छोटू कहा जा रहा है, कितना ये अपमानजनक बात है। फोटो भी लगा देना है कि हैप्पी बर्थडे भाई। चैप्टर 1 सिंधु सभ्यता, अंतिम क्लास। आज ये चैप्टर खत्म। हम लोगों को प्रशासन और मुख्य रूप से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको दीर्घ में पूछते रहता है। तो आज 5 नंबर के आपका पढ़ाई होगा। ठीक, देखिए ये सारी चीजों को हम पढ़ लिए थे। वो सब पूजा पाठ जब पढ़ रहे थे तो कि सबसे ज्यादा में जो प्रमुख था जानवर वो कुब्बर सांड था, ये बता दिए हैं। स्नानागार के खास जब धार्मिक अनुष्ठान होता था तो ऐसे टाइम पे उपयोग करते थे, भी पढ़ लिए हैं। लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, बुरी आत्माओं में विश्वास करते थे, और इसलिए वे लोग ताबीज धारण करते थे। इन सारे चीजों को हम पढ़ लिए हैं, इन सबका साक्ष्य हमें मिला है। हम लोगों को शुरू करना था यहाँ से, राज्य और प्रशासन। इसको लेकर के भी विवाद है।
कोई ऐसा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि यहाँ पे राज्य शासन कैसा था, किस प्रकार से वहाँ की प्रशासन कार्य करती थी। यही अब हम जब अगले चैप्टर में घुसेंगे, हम लोग जब अशोक के पढ़ेंगे, मगध काल पढ़ेंगे, मौर्य वंश सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे प्रशासन कैसे होता था इसको हम जानेंगे। राजा होता था, उसके नीचे मंत्री, प्रधान, जो भी चीजें होती थी उस सब के चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे शासन व्यवस्था था। और उस व्यवस्था को लेकर के आपसी विवाद है विद्वानों के बीच, क्योंकि अनुमान पे है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा ठोस स्रोत नहीं है जिसके आधार पे हम बात करें कि यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसे ही थी। लेकिन कुछ चीज मिली है जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि शासन व्यवस्था यहाँ पे चलती थी, सेना ये सब होता था। तो देखिए, साक्ष्यों से हड़प्पा राज्य के गठन और प्रशासनिक स्वरूप की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। आप पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही था, आप इसमें अनुमान पे ही बात करेंगे कि ये चीज मिली है तो ऐसा होता होगा, ठीक ना। देखिए, फिर भी कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी हम लोगों को देखो, जो दुर्ग पर है या निचला शहर पर है, तो बताया गया है कि दुर्ग को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे बड़े लोग रहते थे, जो राजा थे, जो शासक थे वो रहते थे, यानी कि राजा शासक होता था। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, ठोस सबूत इसका नहीं है, बस उन चीजों को देख के लगा है कि वहां पे राजा का निवास होता था और जो निचले नगर थे उसमें बाकी के लोग जो है वो रहते थे। तो ये क्या हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो अन्नागार मिला है, इससे अनुमान ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे राजा अपना टैक्स रखता था। पहले मुद्रा तो उतना होती नहीं थी, ना के बराबर है, तो जो भी सिंधु सभ्यता में लेन देन होता था वो कैसे, वस्तु विनिमय, सामान दो और सामान लो। तो अनाज मुख्य साधन था वस्तु विनिमय का। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे कि जो यहाँ पे अन्नागारी बनाया गया, इससे पूरा तात्विक के क्या कहते हैं उनको, पुराविद जो हैं, तो पुराविदों ने या पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया है कि ये जो अन्नागार है ये वही जगह है जहाँ पे राजा अपना कर वसूल करके रखते थे। अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। आप बताइए, मेसोपोटामिया में अनाज कहाँ रखा जाता था? आप अगर ये सोचें कि हम लेट से आएंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा, तो चलते क्लास में पूछ के बाद में मार देंगे, ठीक। जहां उससे जुड़ा हुआ आएगा सवाल पूछ देंगे, इलेल टाइम पाई है, समझ गए। तो ये दो साक्ष्य, ए लड़की इधर देखो, ये दो वो साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि शासन व्यवस्था था, राजे लोग होते थे। और देखो, उत्खनन के टाइम मिट्टी के छोटे छोटे गेंद मिले हैं और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, बहुत सारा। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो छोटे छोटे गेंद और पत्थर के टुकड़े हैं वो असल में उनका हथियार था। तब गोली, बंदूक और आइटम बम नहीं हुआ करता था, परमाणु बम नहीं पटकाता था, ये हथियार के रूप में यही सारी चीजें थी। तो इन चीजों को शस्त्र के रूप में माना गया है कि ये सब शस्त्र थे उस टाइम के, जो युद्ध में यूज किए जाते थे, ठीक। एक और चीज है जो इस बात को और पुष्टि करता है कि यहाँ पे शासन व्यवस्था चलता था, सेना ये सब होती थी। इसकी पुष्टि करता है सुरकोटरा। सुरकोटरा से एगो मिला चित्र, ठीक, मोहर वगैरह जो भी समझो, और उस पे एक फोटो बना, मिट्टी के बर्तन मिला है, ठीक। और उस मिट्टी के बर्तन पर एक सैनिक का चित्र है। अब सैनिक का चित्र होने का मतलब है कि तब सेना होती थी, जो चीज नहीं है उसका चित्रण होगा कैसे, ठीक। तो सुरकोटरा से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो उस पे सैनिक का चित्र है। तो ऑब्जेक्टिव में हम पूछेंगे कि कहां से मिले मिट्टी के बर्तन पर सैनिक का चित्र है, तो कहां है, सुरकोटरा। 12th में एक चीज है, 10th और 12th में को सबसे बड़ा अंतर ये कि 10th में कई सारा सवाल बार बार रिपीट करता है और 12th में बिहार बोर्ड का कोशिश रहता है कि सब क्वेश्चन फ्रेश एकदम नया रहे। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं एक ही बार, कोई 2 बार 3 बार, नहीं तो लगातार सब एक के बार रहेगा।
10th में हो जाता है कि बहुत सारा सवाल रिपीट कर लेता है। संस्कृत में तो सीधे समझो कि जो खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ गया ना उसको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, बुक वाला सब बन जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव बना लेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश रहेगा, तो आपको ध्यान रख के चलना होगा कि कहाँ कहाँ सवाल बन सकते हैं। जैसे ही सवाल बना सकता है तुमको, अभी तक पूछा हुआ नहीं है, मिट्टी के बर्तन पर सैनिक का चित्र कहाँ से मिला है, तो सुरकोटरा से मिला है। ठीक, उसके बाद जो दुर्ग मिला है, जो कोष मिला है, कोष मतलब पैसा ही सब रखने वाला, और जो सैनिक, इन तीनों चीजों से पता चलता है कि हड़प्पा का जो राज्य था वो एक संगठित राज्य था, पूरे संगठन के साथ अब पूरे व्यवस्थित रूप से वो शासन प्रणाली चलता था। लेकिन कैसे चलता था, कौन व्यक्ति किस पद को संभालता था, इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। वही जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि देखो इस व्यक्ति को ये पद मिला और इसका काम था ये सारी चीजें करना, लेकिन यहाँ पे उसका प्रमाण आपको नहीं मिला है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से जो पुजारी राजा कहे हैं या पुरोहित राजा कहो, उसकी जो मूर्ति मिली है, इससे ये तो पता चलता है कि पंडित होता था, लेकिन मंदिर नहीं मिला है, मंदिर के साक्ष्य नहीं है। तो ये भी एक विवाद वाला चीज है कि मंदिर होता था कि नहीं होता था। पूजा पाठ के साक्ष्य मिले, देवी देवताओं के साक्ष्य हैं, मुहर पर है पशुपतिनाथ के मूर्ति बनाया हुआ, लेकिन ये लोग पूजा करते थे मंदिर में, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। मंदिर मिलवे नहीं किया है। जैसे कुआं मिल गया, शौचालय मिल गया, रसोई घर मिल गया, आंगन मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मंदिर नहीं मिला है। तो पुजारी राजा है, तो इससे ये बात पता चलता है कि पुरोहित होते थे, पंडित होते थे, लेकिन वो पंडित मंदिर में पूजा करते थे, इस बात को हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी प्रकार का मंदिर वहां पे अभी तक नहीं मिला है। अभी भी उत्खनन ये सब चलते रहता है, समय समय पर खोज होते रहता है, तो अब तक तो नहीं मिला है। शायद आगे भविष्य में मिले। अगर एक भी मंदिर मिल जाए तो एक साक्ष्य के रूप में हमारे पास हो जाएगा, जिसके आधार पर हम बात करेंगे कि पहले के लोग मंदिर भी बनाते थे। समझ गए। उसके बाद कई विद्वानों का मत है कि हड़प्पा जो है वो जनतांत्रिक था। जनतांत्रिक मतलब समझती है, लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी जनता के शासन होता था, जनता अपने बीच से एक शासक को चुनता था और वही शासन चलाता था। लेकिन ये विद्वानों का मत है, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। चीजों को देख के विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि नहीं, यहाँ के जो लोग थे हड़प्पावासी वो लोकतांत्रिक थे, ठीक, और अपना एक प्रतिनिधि चुनते थे और चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन को चलाते थे। तो दूसरे विद्वान ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं, हड़प्पा जो है वो कोई एक शासक द्वारा नहीं चलाया जाता था, हड़प्पा में एक से अनेक शासक हुआ करते थे। कुछ विद्वान यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को राजधानी मानते हैं, दोनों बड़ा बड़ा शहर है, विकसित शहर है, तो वो लोग मानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों उस टाइम की राजधानी थी। तो अलग अलग विद्वानों के मत जो है वो अलग अलग हैं, और ये अलग अलग होने का कारण क्या है? इसका कारण सिंपल है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है जिससे पुष्टि किया जाए कि यही बात है, नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग मत है। अब जब कोई तुमसे पूछे या एग्जाम में सवाल आ जाए या आगे भविष्य में कोई जॉब की ऐसी तैयारी करो जहाँ इंटरव्यू और वहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे, तो वहाँ पे क्या जवाब देंगे? पहले ही हम बोल देंगे कि इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये प्रमाणित किया जाए कि ऐसा ही था। तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिसमें से कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ ये मानते हैं और कुछ ये मानते हैं, इसे करके बता देंगे, हो गया। जब हमरा से अगले आदमी को नहीं पता है तो हम क्या बताएंगे? जो बताएगा वही ना बताएंगे। समझ गए? तो एक चीज हो गई। उसके बाद आइए हड़प्पा लिपि, तो तुमको बता ही दिए हैं। हड़प्पा में लिखने की कला थी और माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो ब्रह्म लिपि थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें क्या है? हम उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो वो ब्राह्मी लिपि थी कि नहीं थी, इस बात पे हम बहस कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हम पढ़े नहीं, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे बात करेंगे कि वो क्या है, न है, किस लिपि का है। तो इसको हम मुख्य रूप से कहाँ रखते हैं? चित्रलिपि में। चित्रलिपि में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो भी हम जानकारी जमा कर रहे हो कहाँ से? चित्र से। लिखा हुआ चीज से हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम फिलहाल के लिए इसको कहाँ रखे हैं? चित्रलिपि में। हो सकता है आने वाले समय में कोई पुरातत्वविद हो या कोई और व्यक्ति हो जो इसको पढ़े और पढ़ के इसका सही अर्थ बताए,
जब वो सही अर्थ बता देगा तब उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन लिपि है और क्या लिखा हुआ है। जैसे पहले जो अशोक के अभिलेख हैं उसके बारे में भी किसी को नहीं पता था, नहीं आता था, किसी को कुछ पता नहीं था। वो तो बाद में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति आया था यहाँ, उसने उसका अनुवाद किया, उसने उसको पढ़ा, उसका अनुवाद किया, तब पता चला कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। नहीं तो उसके आने के पहले तो ये सब चीजें पता नहीं था। हम लोग 15वीं 16वीं शताब्दी में बात करें, 17वीं शताब्दी तक बात करें तो उस टाइम के लोग ये सब पढ़ते ही नहीं थे, इन सब चीजों की खोज ही नहीं थी। अब जब हड़प्पा की खोज हो रही 1921 में, तो जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं वो कहाँ से पढ़ेंगे। हो सकता है आने वाले समय में हड़प्पा से भी पुराना कोई साक्ष्य मिल जाए, तो क्या हम लोग अभी उसको पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो चीज है ये नहीं हमने के पता। अगर इससे पुराना मिल जाएगा तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। जब पुराने टाइम पर ये सब हमारा खो गया था, तो अंग्रेजों का एक अच्छा काम ये भी है, बुरे काम के साथ अच्छा काम है, कि हमारे पुरातत्व चीज था, जो पुरानी सभ्यता थी, उन सब चीजों को वो उजागर किया, हमारे सामने वो ला के रखा। और कहीं ना कहीं ये चीज हमारे अंदर राष्ट्रवाद भी जगाया है। हम लोगों को अपनी सभ्यता, अपने संस्कृति पर गर्व हुई। जो अंग्रेज कहते थे कि हम लोग अनपढ़ है, कम बुद्धि वाले हैं, असभ्य हैं, जब हमारी ये सभ्यता निकली तो हमें गर्व हुआ कि हम असभ्य नहीं हैं, तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा हम विकसित थे, सभ्य थे। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया था। तो इस तरह की कई चीजें होती रहती है। अब यहाँ पे देखो, हड़प्पा स्थल के उत्खनन से बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहर मिला है। लिपिबद्ध मुहर मतलब उस पर लिखा हुआ, लेकिन समस्या ये है कि उस मुहर को हम लोग, उस पर जो लिखा हो वो पढ़ नहीं पाए हैं। मुहरों पर अभिलेख भी है, ठीक, और ऐसा अनुमान है, क्योंकि पढ़ नहीं पाए हैं तो अनुमान है कि जो ये उस पर लिखा हुआ है वो जो व्यापारी यूज करता था उसका नाम ही सब रहता होगा। आज के टाइम से तुलना करके देखते हैं तो मान लो अपना एक मुहर यहाँ रहते, कोचिंग के नाम पे ना रहेगा, तो हम इस कोचिंग के ओनर हैं, हम तभी ना उसको यूज करेंगे कि किसी दूसरे कोचिंग वाले को लेके अपना वाला पर मार देंगे ठप्पा और दूसरा वाला मेरा वाला मारेगा। हम अपना जो चीज का काम करते हैं उसी का मुहर बनवाएंगे और उसी को लगाएंगे। तो उस आधार पर अनुमान है कि यहाँ पे जो मुहर पे जो अभिलेख हैं वो उसी व्यक्ति के नाम और पद को इंगित करता है, जो व्यक्ति उसको यूज करता होगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है और इसलिए इसको हम चित्रलिपि में रखते हैं। इसको चित्रलिपि माना गया है। आगे जब पढ़ लिया जाएगा तो कौन सा लिपि है पता चल जाएगा। तो मुख्य रूप से तो इसे हम चित्रलिपि मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते कि नहीं, ये जो लिपि है वो संस्कृत की है। तो यहाँ पर देखो तो संस्कृत की जो भाषा लिखाती है उससे मिलता जुलता है, या इसी को हम द्रविड़ कहें, जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको द्रविड़, तो कि उसी का लिपि है ये। लेकिन जब पढ़वे नहीं किए हैं तो ये भी आप प्रमाण नहीं दे सकते हैं। तो कुछ विद्वान कहना है कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जो बाएं से दाएं लिखा था ना है, तो उसको हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, जब अशोक के पढ़ेंगे तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि सब हमको जानना है, वहीं पे उसके बारे में भी लिखवाएंगे। अभी खाली जान लो कि ब्राह्मी लिपि कहा गया बाएं से दाएं, ठीक, लिखने की कला। तो ये समझ में आया लिपि को लेकर के सब मिला के बात यही है, हमारा न पता। जब हमारा अगले जनरेशन के न पता है तो हमारा का पता। बस इतने जाने कि चित्र के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं तो चित्रलिपि है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप बस यही याद रखिए कि चित्रलिपि है। लिखने के लिए आएगा तब इन बातों को आपको लिखना होगा, और उसमें पहला बात यही लिखिएगा कि लिपि को लेकर के विद्वानों में विवाद है, मतभेद है, और अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और उसके बाद शुरू करना कि कुछ विद्वान इसको ब्राह्मी लिपि में मानते हैं, कुछ विद्वान इसको संस्कृत द्रविड़ में मानते हैं। उस बात को अपना बढ़ाते जाइए, समझ गए। अब है मुख्य क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के लिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत कैसे हुआ, क्या थे इसके कारण, इस बात को लेकर के भी विवाद है। इसीलिए इतिहास को जब हम पढ़ाते हैं उसको तोड़ते हैं तब बोलते हैं कि इसका दो अर्थ होता है, निश्चित रूप से, और दूसरा होता है ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि कंफर्म कुछ चीजों में आप नहीं कर सकते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, कंफर्म है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध,
क्या बोलेंगे? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये कन्फर्म है, ऐसा ही हुआ है। लिखित साक्ष्य हम पढ़े हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हम आदि ऐतिहासिक काल में जाते हैं तो लिखित साक्ष्य नहीं है, तो इसीलिए ऐसा हुआ होगा बोलते हैं। तो देखिए 1900 ईसा पूर्व तक ये विकसित था। 3 काल बताए थे तुम लोगों को। एक शुरू होता है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 2700, सब विद्वान को इसको में भी है, लेकिन 2600 एनसीईआरटी में, तो आप इसको मानिए, ठीक। फिर दूसरा शुरू हुआ 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, ये दूसरा चरण, और ये एकदम विकसित चरण था। ये शुरुआत के था, प्रारंभ हो रहा था, विकसित कर रहा था। इस वाले में विकसित हो गया, पूरी तरह से शहरीकरण हो चुका था, उत्तम अवस्था में लोग जी रहे थे। और उसके बाद आता है 1900 से 1300। ये कौन सा काल है? जब इसका पतन होने लगा था। उत्तर हड़प्पा काल कहो, ठीक, या सिंधु सभ्यता जो कहो। तो 1300 ईसा पूर्व आते आते इसका पूर्णतः पतन हो गया। 1900 से पतन शुरू हुआ और 1300 ईसा पूर्व आते आते ये खत्म। अब इसके खत्म होने के कई कारण माने जाते हैं, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि यही वजह था, बस माने गए हैं। पहला माना गया है विदेशी, जगह में खास करके आर्यों का आक्रमण। इसको इसलिए कि जिस टाइम पे खत्म हो रहा है उसी टाइम पर आर्य यहाँ पे आए थे। आर्य के टाइम कितना होता है? 1500 ईसा पूर्व, ठीक। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आर्य लोग आए उन्हीं लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई और आर्यों ने वहां से अपनी सभ्यता शुरू की थी। समझ गए? तो कुछ विद्वानों को ये मानना है, लेकिन आज के जो विद्वान हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं कि नहीं, ये जो कहा जा रहा है ये बात गलत है। गलत कहने का एक कारण और हो सकता है, इतिहासकार इसका पतन कब से मानते हैं और आर्य कब आए हैं? दोनों में साल कितना अंतर है? 400 साल। तो जो तर्क है वो बैठ नहीं रहा है। 1900 में ये लोग आते 1900 ईसा पूर्व में और उसी टाइम से पतन होता है तो मानते हैं, लेकिन पतन 1900 ईसा पूर्व से हो रहा है, आ रहे हैं 1500 में, तो दोनों मैच तो कर नहीं रहा है। तो इस बात को लेकर के आधुनिक विद्वान इसको नहीं मानते हैं। आपको पतन के कारण पूछेगा तो ऐसे लिख देना है, बहस ना करना है कि ना हम 1900 माने हम 1500 माने, नहीं, जो लिखा है कह के निकलिए। ज्यादा तेज ना बनिए। ज्यादा तेज बनना है तो आप पुरातत्व के ज्ञान लीजिए, उसका कोर्स कीजिए, पढ़िए, खोज करिए, तर्क दीजिए, प्रूफ कीजिए कि नहीं ऐसे है। समझ गए? ऐसे जाके मत फंस जाइए, हम पता है ये ना है, आज लड़ जाइए कि ना ऐसे है, ऐसे कैसे है। ठीक है। उसके बाद कुछ विद्वान के मत है जलवायु परिवर्तन कि मौसम में बदलाव हुआ और बदलाव के कारण कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, और जब बुरा प्रभाव पड़ा तो खदान की कमी। खदान मतलब समझते हो? खाने पीने की जो अनाज है उसकी कमी हुई, और जब कमी हुई तो भूखमरी आया। भूखमरी आया तो या तो लोग छोड़ के चल गए या वहीं भूखमरी से मर गए, और बहुत सारे लोग छोड़ के दूसरे स्थान प्रवास कर गए, चले गए। समझ गए? तो कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ विद्वान इसको मानते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, सब में कुछ विद्वान जोड़ देना है। हमारा कथन नहीं है न तोड़ है। कुछ विद्वान जो पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी रखते हैं, जो पुरातात्विद हैं, उन लोगों के मतानुसार, जो इतिहासकार हैं उन लोगों के अनुसार कहा जाता है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग बदल गया। कि जो नदी ऐसे आती थी सिंधु, इधर मान लो शहर बसा हुआ है, वो कहा कि ना हम यहाँ से अब हिमने जबो। तो जब इधर चला गया तो पानी का स्रोत क्या था? नदी। हर चीज की पूर्ति यहीं से, खास करके कृषि कार्य के लिए इसकी जरूरत थी, पानी करने चल दिया, राह बदल दिया इधर, तो इधर तो पड़ जाएगा अब सूखा, और फिर से वही जलवायु परिवर्तन जैसा बात आ जाएगा। तो कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि इसके कारण भी सिंचाई की कमी हो गई, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और लोग उस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो गए, खत्म हो गया सभ्यता। कुछ विद्वान मानते हैं बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को कि ना यहाँ बाढ़ आ गया था, अब बाढ़ में सब दह गया, तहस नहस हो गया। कुछ कहना है कि ना भूकंप आ गया था, भूकंप आया सब तहस नहस हो गया। क्योंकि मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आने की प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे पता चला है कि यहाँ बार बार बाढ़ आती थी। तो लोगों का मानना है, उन विद्वानों का, कि नहीं, बाढ़ आने से लोग यहाँ से तंग आ गए और इस जगह को छोड़ के चले गए क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया था।
तो ये भी एक है। भूकंप भी है कि भूकंप के कारण पृथ्वी हिला, कंपन हुआ, घर उर ढह गया, टूट गया, फूट गया, तहस नहस हो गया और लोग चले गए, क्योंकि पूरे शहर कहीं का हो गया, विनाश हो गया था भूकंप आने से। तो छोड़ के जाने के अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं था। तो ये भी है। और 2 कारण है, इन्हीं 5-6 कारणों को आपको लिखना है। छोटा छोटा है, ठीक, बड़ा बड़ा नहीं बनाए हैं, ठीक है। ताकि बार मॉडल क्वेश्चन में दिले था दीर्घ उत्तरीय में कि 120 शब्दों में ही उत्तर देना है। 120 में बहुत ही छोटा होता है, आप लोगों को उत्तर उसी हिसाब से लिखवाया जाए, छोटा रहे। हम लगभग 150 शब्द में तुमको लिखवाएंगे। 150 में इसलिए लिखवाएंगे कि पढ़ोगे, समझोगे तो 2-4 शब्द ऊपर नीचे होना ही होना है। रट्टा मारोगे तो ज्यों का त्यों मार जाओगे। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे, अपना बनाओगे तो कुछ पॉइंट उसमें से छूटेगा, तो छूटे फिर भी वो 120 पे आ जाए, छूटने के बाद भी। तो उस हिसाब से हम तुम लोगों को लिखवाएंगे, ठीक। आर्थिक पतन और व्यापार में गिरावट। कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया इन सब देशों से जो ये व्यापार करते थे, मिस्र, मेसोपोटामिया जो भी है, उनके साथ इनका व्यापारिक संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, कम हो गया। और व्यापार कमजोर होने से इनका आर्थिक पतन होने लगा। व्यापार खत्म तो इनकम भी खत्म, और इस कारण से जब इनका आर्थिक ढांचा कमजोर पड़ा तो धीरे धीरे शहर का पतन होना शुरू हो गया और वो खत्म हो गया। तो ये भी एक मान्यता है। दूसरा है कि जनसंख्या बढ़ रहा था और संसाधन सीमित था, तो जनसंख्या के दबाव इतना बढ़ा कि जीवन जीना कठिन हो गया और धीरे धीरे करके ये सभ्यता ही का हो गई, खत्म हो गई। तो ये 5-6 आपको जो भी हैं, 7 लगभग हम लिखे हैं, 7 आपको कारण हैं कि इन सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता खत्म। ये आपके लिए MBBI है, पूछता है सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें, कारणों को बताएं दीर्घ में। तो ये सारी बात लिखना है। लघु में पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखे, तो खाली आप लिख दीजिएगा इसे 2 गो, समझ गए। खाली ये 2 गो भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अंत चाहे तो आप चर्चा कर सकते हैं, चर्चा में तो वही बता के खाली बना के लिखा हुआ है, ठीक। अब सभ्यता तो खत्म हो गई, लेकिन क्या इसका प्रभाव खत्म हुआ? प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। और जब हम चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उस टाइम ही बता दिए थे कि देखो जो हड़प्पा में होता था, आज भी हम उसमें से कई सारी चीजें करते हैं। तो भले हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वो परंपरा, उसका जो प्रभाव आज भी बना हुआ है, जो उसका प्रभाव था वो आज भी बना हुआ है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, परंतु परवर्ती भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर इसका अमिट छाप है अभी भी। परवर्ती मतलब होता है ये जो सिंधु सभ्यता है उसके बाद की, यानी उसके बाद जो आया, जैसे वैदिक सभ्यता आएगा तो उस पर इसका छाप रहा। पूर्ववर्ती मतलब होगा कि सिंधु सभ्यता से पहले, जिसका कि हमारे पास अभी कोई साक्ष्य नहीं है। हम लोग का अंतिम कहाँ है? सिंधु है। तो सिंधु की पूर्ववर्ती कोई नहीं है अभी, हो सकता है भविष्य में कहीं कोई मिल जाए साक्ष्य, लेकिन परवर्ती है, बाद वाला है। बाद में हमने के वैदिक सभ्यता शुरू होता है इसी टाइम पे। एक तरफ इसका पतन है, दूसरे तरफ उसका उत्थान शुरू होता है, तो उस पे इसका प्रभाव दिखा। और आज भी हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। आज भी आप देखिए तो खाने पीने की जो परंपरा है पुराना वाला लगभग चल रहा है। जो वस्त्र है लिपस्टिक कजरा वाला आज भी चल रहा है। आभूषण आज भी चल रहा है। नृत्य संगीत आज भी है। पूजा पाठ, जादू टोना, ताबीज, ये सब आज भी है। तो भले ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इस सभ्यता का प्रभाव आज भी हमारे जीवन पे है। और जब तक इसका प्रभाव हमारे जीवन पे है तब तक ये सभ्यता खत्म नहीं हुई है। कुछ थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हैं, लेकिन वो सभ्यता आज भी हमारे अंदर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं इस चैप्टर से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का पहला चैप्टर, महात्मा गांधी के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें गांधी जी बताएंगे तुम लोगों को कि भारत की सभ्यता ऐसी है जो तब से लेकर के अब तक बनी हुई है, और क्यों बनी हुई है उसका कारण भी उसमें बताए हैं। तो चैप्टर थोड़ा उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है। कुछ चैप्टर जो बड़ा आ जाएगा,
लगेगा कि समझने से बाहर है तो उसको हम समरी के रूप में तुमको यहीं पे पढ़ा देंगे कि कहानी में मुख्य रूप से यही है। मेन चीज़ याद रखना, कुछ है ऐसा चैप्टर जिसको हम पढ़ाएंगे तो तू माथा दर्द कर लेगा, और वो में उस चैप्टर होगा जो यहाँ के नहीं है, विदेशी लेखकों का है, तो उसको हम समरी के रूप में बता देंगे, कहानी समझ ले रहा है। ठीक, अब आइए हड़प्पा कालीन नगरीकरण का प्रभाव एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार देखने को मिला, जब दोहरी नगरीकरण की शुरुआत हुई। जब दोबारा नगरीकरण हुआ तो उन सारे चीज़ों का प्रभाव फिर से देखने को मिला। आज हम फिर से सड़क के साथ नाली बनाते हैं, हर घर के चाहते हैं कि पानी निकल जाए। जैसे योजनाबद्ध तरीके से उस टाइम के शहर बसाए गए थे वैसे ही बसाते हैं हम लोग। आज भी अपना अन्नागार रखते हैं, गोदाम नहीं है सरकार के जहाँ पे अनाज रखता है वहीं से ना हम लोग को मिलता है, IFC गोदाम कहते हैं उसको। ठीक, आज ही हमारा स्नानागार है जिसको हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज भी विद्यमान हैं। आज भी हम लोग अपना रसोई घर अलग, अपना शौचालय अलग, अपना स्नान घर अलग, ऐसे करके सारी चीज़ों को अलग रखते हैं। आज भी 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनता है। पहले जहाँ कुआं होता था वहाँ आज चापाकल और नलकूप जो होता है, बोरिंग जो कहो, वो चीज़ें आज भी है। तो जो चीज़ें पहले थी वो आज भी विद्यमान है, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया गया है, उसको थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन उन चीज़ों को हम आज भी यूज कर रहे हैं। उस सभ्यता में हम आज भी जी रहे हैं, पूर्णता नहीं है लेकिन उसके कई सारे हिस्से को आज भी हम जी रहे हैं, और इस तरह से ये सभ्यता भी आज भी हमारे अंदर जीवित है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आपने 5 दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर लिया। अगर इस हिसाब से औसत लेके चलिए तो 15 दिन के क्लास है आपके पास, 15 को चैप्टर है, तो 15 × 5 = 75, यानी 100 दिन, 3 महीना के क्लासे है। लेकिन 3 महीना लगातार पढ़ाएंगे इसको तब ना, बाकी के सब्जेक्ट भी तो पेंडिंग में हैं। अब टोटल सब्जेक्ट है आपके पास 5 गो, अब मान लीजिए 3-3 महीना तो हो गया 15 महीना, अब मिलेगा आपके पास 12 महीना। ज़्यादा आसान मत समझिए। अगर टफ लग रहा है कि ढेर बड़ा सिलेबस है तो ऐसे सोचिए, और अगर इजी लग रहा है कि इसको तो ऐसे ही बजा देंगे तो ऐसे सोचिए। समझ गए? चलिए ख़त्म करते हैं।